Hello students, welcome to Study from Home, a program initiated by Kana Makhan Public School Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly from our home to your home. अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, इंडिया होल्ड्स करंटली द थर्ड पोजीशन इन द वर्ल्ड रैंक ऑफ ओवरऑल कोविड-19 पेशेंट्स. द first country is still United States of America, second Brazil, and the third is India with 6,84,000 infections. ठीक है, तो ये थी बात थोड़ी सी करंट के बारे में. और एक इन्फॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहूँगा दैट इन दिस मंथ योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज योर यूनिट टेस्ट एंड those would be very beneficial for 12th standard for your internal marks because आप जानते हैं कि इस साल क्या सिचुएशन होने वाली है बोर्ड एग्जामिनेशन की. So it's my appeal and request to all of my students that kindly attempt, everyone should attempt these tests because these marks are going to be your internal assessments. ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो. आगे टॉपिक में बढ़ने से पहले हम बात करते हैं अपने 12th स्टैंडर्ड BST के बारे में. फ्रॉम द बिगनिंग द फर्स्ट थिंग इन आवर बुक वी स्टडीड अबाउट मैनेजमेंट. व्हाट एग्जैक्टली मैनेजमेंट वाज? मैनेजमेंट इज नॉट अ फैक्टर दैट जस्ट लाइज इन आवर बुक. मैनेजमेंट इज परवेसिव. एंड व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ परवेसिव? हमारी लाइफ में शुरू से लेके एंड तक अप्लाई होने वाला फैक्टर है मैनेजमेंट. हम अगर अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर सकते तो हम किसी बिजनेस को, किसी फर्म को मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं? तो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लर्न इज अबाउट मैनेजिंग आवर लाइफ. अब हमने क्या किया था 11th स्टैंडर्ड में, जो हमने शुरू किया था, तो हमने एक बिस्किट की कंपनी खोली थी. बिस्किट की कंपनी में हमने जाना था फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में. पूरा 11th हमने स्टडी किया था पॉइंट बाय पॉइंट. And in 12th standard, we started to learn about how to manage that company. In first chapter, we learned about what exactly management is. In second chapter, we learned about what kind of principles we can implant on that company. And third, what business environment we need to study before implanting the principles. And fourth, we implemented the management, functions of management. And the very first function of management that we have completed in the previous chapter was planning. Today we are going to start one of the most important function of management. वो क्या है इस बारे में better not discuss about it. Let us see an example. Example कैसे? Many of you have organized functions at your home. जैसे कि अपने बहन की शादी में कुछ काम कराना, अपने भाई की शादी में कुछ काम कराना, अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करना, या फिर किसी की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करना. किस तरीके से काम करते हैं? सबसे पहला जो काम होता है ना, जब भी हम किसी वर्क को डन करना चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है उस काम का कंप्लीशन. एंड उस काम के कंप्लीशन के लिए सबसे पहली जो ड्यूटी हमारी है वो है हमारी क्या? हमें वर्क को पहचानना जरूरी है. ठीक है, हम सबसे पहले वर्क पहचानते हैं कि हमें करना क्या है. सपोज कीजिए आपको अपनी बहन की शादी में काम कराना है, तो योर ऑब्जेक्टिव इज दैट यू वांट एवरीथिंग टू बी डन वेरी नीटली एंड पीसफुली. आफ्टर दैट यू डिवाइड द वर्क एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन. आपने खाने वाले का काम खाने वाले को सौंपा, आपने डेकोरेशन वाले का काम डेकोरेशन वाले को सौंपा, आपने मंडप वाले का काम मंडप को सौंपा, आपने इलेक्ट्रिशियन का काम इलेक्ट्रिशियन को सौंपा. आपने वर्क को डिवाइड कर दिया. आपने वर्क डिवाइड करने के बाद आपने उन पर्सन्स को हायर किया जो कि वो उस आपकी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे. एंड एट लास्ट आपने उन्हें कुछ अथॉरिटी दी एंड उसके बाद आपने उनसे रिपोर्ट ली कि कोई काम किस तरीके से किया गया एंड उसके आउटकम क्या है, कॉस्ट क्या है, प्रॉन्स क्या है, इस चीज़ के बारे में आपने डिस्कस किया. तो आज हम एक ऐसा फंक्शन स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज नॉट जस्ट पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट ऑल्सो ह्यूज पार्ट ऑफ आवर लाइफ. बिकॉज विदाउट दिस फंक्शन आई डोंट थिंक सो दैट आवर लाइफ कुड बी लाइफ. Because we need to organize each and everything. We need to organize our day. We need to organize our study. We need to organize. I think there is anything that is left that we don't organize.
So definitely it is the pervasiveness of functions of management. What was pervasiveness again? That these principles are applied each and every aspect of organization and life. So the chapter today and the function of management that we are going to start is the organizing. चलिए, तो ऑर्गेनाइजिंग एक्चुअली है क्या? मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया कि जब कोई भी काम आप करने जाते हैं तो सबसे पहले आप ये करते हैं कि आप काम पहचानते हैं कि काम है क्या, ठीक है, और उस काम को पहचानने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि उस काम को डिवाइड कैसे करें, एंड आफ्टर दैट यू रियलाइज कि उस काम को किस किस को देना है, एंड उसके बाद उस काम को चेक करना है। एंड आपका काम सिर्फ यही खत्म नहीं होता, आप उस काम के लिए जितने भी रिसोर्सेस अवेल करा सकते हैं उन रिसोर्सेस को अवेल कराना भी तो आप ही की ड्यूटी है। एंड अल्टीमेटली रिसोर्स क्या है एक बिजनेस में? रिसोर्सेज होते हैं इन्वेस्टमेंट, मनी, बिकॉज दैट मनी विल बी फॉर रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, लैंड, लेबर एटसेट्रा। तो अगर बुक की लैंग्वेज में बात करें तो व्हाट एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजिंग इज identifying and grouping different activities in the organization and bringing together the physical, financial and human resources to establish most productive relations for the achievement of specific goal of organization. तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को ना हम तोड़ लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटी इन ऑर्गेनाइजेशन। आपकी बहन की शादी में सबसे पहले आपने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था आपका, आपने ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई किया एंड आपने जितनी भी आपकी एक्टिविटीज थी उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। उसके बाद आप उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने के लिए आप एक साथ लेके आए क्या? फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। इस एक्टिविटी को कंडक्ट, पहला काम क्या था हमारा? आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हम यहाँ शादी की बात कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारा काम था वो क्या था? ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। आप फिजिकल रिसोर्सेज को लेके आए, आप मशीनरी लेके आए, आप प्लांट लेके आए, आप रॉ मटेरियल लेके आए, आप लेबर लेके आए, आप इन्वेस्टमेंट लेके आए। फिजिकल रिसोर्सेज प्लांट हो गया, लैंड हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट हो गया एंड ह्यूमन रिसोर्सेज लेबर हो गई। क्यों किया आपने काम? टू एस्टेब्लिश द मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि आप एक प्रोडक्टिव रिलेशन बिठा सके इन सब चीजों के बीच, और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन ऑब्जेक्टिव है। एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? अपना एस्टेब्लिशमेंट, अपनी मार्केट स्टैंडिंग, अपना सर्वाइवल। वो चीज पॉसिबल है किससे? ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से। एंड विदाउट ऑर्गेनाइजिंग यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट सच थिंग्स। Without organizing, you cannot even think about such thing, because organizing is the backbone of these functions. When it comes to managing the resources, when it comes to handling the resources, then definitely organizing is a function that you don't want to miss, because if you miss organizing the function, you are just messing with one of the major forces of management. Your organization, your firm will collapse in just a matter of facts. ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग कीजिए एक्टिविटीज का, फिर अपने रिसोर्सेज को एक साथ लेके आइए एंड उन सब की हेल्प से क्या होगा? उन सब की हेल्प से आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो आपको अचीव हो जाएगा। तो अगर हम बात करें ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस की, ये तो था ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए सबसे पहला जो हमें डेफिनेशन में मिल रहा है। अब देखिए मुझे नहीं लगता कि डेफिनेशन में कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं होता। आपको डेफिनेशन बड़ी लग रही होगी, लेकिन जरा बस एक बात समझिए,
तीन पार्ट में मैंने डेफिनेशन को डिवाइड किया है। क्या? आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, bringing together the physical bringing together the physical, financial and human resources. Third, for the achievement of specific goal of organization. How to establish most productive relation. यानी कि इन दोनों के होने के बावजूद भी जो मेजर रिक्वायरमेंट आपकी है कि आपको एक प्रोडक्टिव रिलेशन सेटअप करना है, एंड ये प्रोडक्टिव रिलेशन आपका कैसा होना चाहिए? ये प्रोडक्टिव रिलेशन आपका होना चाहिए इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यही तो पढ़ते आ रहे हैं मैनेजमेंट में, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट? दिस इज द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। एंड ऑर्गेनाइजिंग हेल्प यू टू डू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब प्रोसेस की बात कर रहा था मैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, प्रोसेस की बात करें तो डेफिनेशन की पहली लाइन में हमको अपना सबसे पहला प्रोसेस जो है वो मिल जाता है। क्या? आइडेंटिफाइंग द वर्क। तो सबसे पहले जब हम किसी भी चीज का ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहला जो फंक्शन आता है उसमें वो आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहला काम जो आप करते हैं, आप अपॉर्चुनिटी को पहचानते हैं, आप वर्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको वर्क करवाना क्या है। देखिए नॉर्मली हमको ये चीजें पता रहती हैं कि हमको क्या वर्क करवाना है या क्या वर्क नहीं करवाना है लेकिन हमें नॉर्मली पता रहती है हमको क्या चीज करानी है क्या चीज नहीं करानी। लेकिन मैं आपको एक कंपनी का मैनेजर बना दूं, ठीक है, रैंडमली आपको उठा करके आप मेरे पास इंटरव्यू देने आए, मैंने आपको एक कंपनी का मैनेजर अपॉइंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपकी ड्यूटी क्या होगी? इसके बाद आपकी ड्यूटी ये होगी, सबसे पहले आप वर्क को पहचानेंगे कि आपको वर्क क्या करना है एंड उसका डिवीजन आपको किस तरह से करना है, ठीक है। अब आप डिवीजन कैसे करेंगे? आपने वर्क डिवीजन कर दिया एज पर द कैपेबिलिटी ऑफ योर स्टाफ एंड ऑल, या एज पर द वर्क रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है प्रोसेस में वो होता है क्या? आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन। दैट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स जो भी वर्क आपके पास है आप उस वर्क को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज आप खुद सारे वर्क नहीं कर सकते। यू नीड टू डिवाइड द वर्क टू योर ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड टू योर ह्यूमन रिसोर्सेज यू डिवाइड द वर्क इन टू वे। डिपार्टमेंट वाइज जो डिवीजन होता है वो आपका दो तरीके से होता है, ठीक है। एक होता है फंक्शनल बेस्ड, एक होता है डिवीजन बेस्ड। फंक्शनल एंड डिवीजनल। अब फंक्शनल एंड डिवीजनल बेस कैसे हो सकता है? फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं कि आपकी घर की शादी में, मैं आपको फर्म का एग्जाम्पल बाद में देता हूं, मैं आपको सबसे पहले आपके घर का एग्जाम्पल देता हूं। आपके घर के एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल तो मैं यही उठाऊंगा कि आपकी घर की शादी में आपका जितना भी अकाउंट्स का काम है, जितना भी हिसाब का काम है, वो आप सारा का सारा किसी एक पर्सन को दे देंगे, तो वो आपका क्या हो गया? वो आपका हो गया क्या? फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं? अंडर दिस मेथड जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शंस, यानी कि एक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन फंक्शन से रिलेटेड जॉब होती हैं, यानी पूरे फर्म में सेल्स की जितनी भी जॉब है, अकाउंटेंट्स की जितनी भी जॉब है, मार्केटिंग की जितना भी जॉब है, जितना भी वर्क है, ठीक है, वो सारा एक डिपार्टमेंट में चला जाएगा। मार्केटिंग वाला सेल्स में ना जाए, सेल्स वाला मार्केटिंग में ना जाए, एडवर्टाइजमेंट वाला एचआर में ना जाए। तो ये होता है आपका फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है, जब कॉमन फंक्शन होते हैं तो, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए मैंने आपको टाटा नैनो का एग्जांपल दिया था प्रीवियस चैप्टर में, ठीक है। अब टाटा क्या करता है?
टाटा आपका नमक भी बनाता है, टाटा बस भी बनाता है, टाटा आपका चाय भी बनाता है, टाटा कॉफी भी बनाता है। उस केस में क्या होगा कि अगर एक ही फर्म बहुत सारे करें, तो यहाँ पे तो कॉमन फंक्शंस की हम बात कर रहे थे। इन स्टेट ऑफ कॉमन फंक्शन वी डज द फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, जब कोई काम कॉमन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अगर पूरी कंपनी का, पूरे फर्म का अगर सेल्स का काम है, तो पूरी फर्म के लिए वो सेल्स का काम कॉमन ही है। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉमन फंक्शन है और एक पर्टिकुलर बंदा, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उस काम को कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब आपके ये फंक्शन वाला यूज होता है कॉमन फंक्शंस के लिए, ठीक है, एंड जब आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं, यानी कि अनकॉमन फंक्शन जितने भी होते हैं आपके, ठीक है, उस केस में हम यूज करते हैं क्या? डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन का। इसको एलैबोरेट कैसे करते हैं हम? व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अनकॉमन फंक्शंस हो जाते हैं, तो हम वहां पे उस सिचुएशन में डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन की हेल्प लेते हैं। पहला फंक्शन क्या था? देखिए, हम वर्क को आइडेंटिफाई कर रहे थे एंड डिवाइड कर रहे थे एज पर द वर्क। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? हमने वर्क को डिपार्टमेंटलाइज कर दिया। अगर कॉमन फंक्शन वाला वर्क है तो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, और अनकॉमन फंक्शन है यानी एक में ही बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहां पे हम डिविजनल यानी कि डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन की हेल्प लेंगे। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब जितना भी अगर एक फर्म में सेल्स का काम होगा तो वो आपका फंक्शनल में जाएगा, और एक फर्म में अगर बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, जैसे टाटा है, वो चाय भी बना रहे हैं, कॉफी बना रहे हैं, नमक बना रहे हैं, तो वहां पे जितना भी वर्क है वो डिवाइड होगा उसके डिविजन्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये थे हमारे बिगिनिंग के 2 प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद का जो काम है, यानी कि आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, आपने वर्क आइडेंटिफाई कर दिया, इसके बाद का काम है आप ड्यूटीज को असाइन करते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे? जो भी ड्यूटीज आपकी हैं, आप उन ड्यूटीज को असाइन करते हैं टू योर ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, बिकॉज दैट्स द थिंग दैट अ फर्म नीड टू डू। उनके पास जो अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन ह्यूमन रिसोर्सेज को इस वर्क में इंडल्ज करना, दैट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू एस्टेब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन। तो इस मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन में, यानी कि आप जो वर्क उनको देंगे वो होगा आपका मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन, एंड आपकी जो असाइनिंग ऑफ द ड्यूटी वो आपका इस पार्ट के अंदर में आएगा। ठीक है, तो पहला काम आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, उसके बाद एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? देखिए, व्हेन अ कंपनी असाइंस द वर्क, दे असाइन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ये हमारा प्रिंसिपल किसका है? ये हमारा प्रिंसिपल है, फेयोल का प्रिंसिपल है। क्या? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, जब कोई भी काम दिया जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, क्योंकि जब ड्यूटी असाइन होती है तो हर लेवल को, मैनेजमेंट के हर लेवल पे ड्यूटी अलग अलग तरीके से असाइन होती है। ठीक है, अब उस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे ही आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस बनते हैं। बहुत ज्यादा अथॉरिटी होगी तो आपका टॉप लेवल। जैसे इस अथॉरिटी की बात करूं कि अगर आपकी अथॉरिटी जो है, आपकी अथॉरिटी अगर बहुत ज्यादा है, यानी कि मैक्सिमम अथॉरिटी अगर आपके पास है तो आप क्या हो? आप टॉप लेवल हो। ठीक है, आपकी अथॉरिटी अगर थोड़ी सी कम हो जाती है तो आप मिडिल लेवल में आ जाते हो। ठीक है, लेकिन आपकी अथॉरिटी और कम हो जाती है तो आप लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। ठीक है,
और इसके लिए एक टर्म जो यूज होता है वो होता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। इसमें क्या बनती है, इसमें बनती है एक सुपीरियर सब ऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अब सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्या है, देखिए जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी वो सुपीरियर, जिसके पास कम अथॉरिटी वो सबऑर्डिनेट। और इस तरह के सिस्टम से क्या बन जाती है, इससे बन जाती है यूनिटी ऑफ कमांड। अब इसका फायदा क्या है, यानी कि जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट से जो अथॉरिटी गई, ठीक है, अथॉरिटी टॉप लेवल के पास ज्यादा है। अब टॉप लेवल के पास अथॉरिटी ज्यादा होने की वजह से इससे क्या फायदा होता है, इससे बन जाती है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि जितना भी वर्क होना है, ठीक है, वो वर्क आपका सही तरीके से होगा और एक कमांड के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि मिडिल लेवल वाले अपनी कमांड दे रहे हैं, लोअर लेवल वाले अपनी कमांड दे रहे हैं, अथॉरिटी के बेसिस पर टॉप लेवल विल गिव द कमांड। ठीक है, तो एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप यानी कि एक फर्म में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी सेटअप करना बहुत जरूरी है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस भी बहुत जरूरी है। अगर अननेसेसरीली अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी तो यूनिटी ऑफ कमांड हमारा डिसबैलेंस हो जाएगा, एंड जहां यूनिटी ऑफ कमांड डिसबैलेंस हुआ वहीं फर्म के फंक्शंस में प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन एक्सीज अथॉरिटी भी नहीं दे सकते। एक्सीज अथॉरिटी के केस में वहां पे क्या होगा, हो सकता है ये लोग अपनी अथॉरिटी का मिसकंडक्शन भी कर लें। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला था आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हम वर्क को पहचानते हैं और उसको उसे डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, ड्यूटीज को असाइन करते हैं, उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस करते हैं, एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप सेटअप करते हैं, जिससे एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सेटअप होता है, जिससे स्केलर चेन फॉलो होता है एंड यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता है। एंड एज पर द अथॉरिटी द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज डिसाइडेड एंड सो डज द वर्क। ठीक है, अब कहीं भी देख लीजिए, आपको मैंने शादी का एग्जांपल दिया था, आपके फादर को ले लीजिए जिनके पास टॉप अथॉरिटी है पैसे खर्च करने की, उसके बाद आपके पास, और उसके बाद वो बंदा जिसने आपसे काम करवाया है। ठीक है, ऐसा ही एक कंपनी में होता है, एक फर्म में होता है, सीईओ एमडी ये आपके टॉप लेवल में, उसके बाद सेल्स मैनेजर और जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो आपके मिडिल लेवल में, उसके बाद फोरमैन एंड ऑल ये आपके लोअर लेवल में। ठीक है, अब इस पॉइंट को, इन पॉइंट्स को और अच्छे से समझने के लिए हम करेंगे इनकी केस स्टडी, व्हाट एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजिंग इज एंड हाउ इट कैन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो स्टूडेंट्स जल्दी से देख लेते हैं एक केस स्टडी। And before case study, I always repeat this thing: for the case study, you guys need to work on your communication skill because these are purely English. And if you guys don't, then definitely these things are going to be trouble for you when you will be in your career. ठीक है, तो अभी तो कम्युनिकेशन वाले पार्ट को थोड़ा छोड़ते हैं, और एक चीज़ जो पॉइंट मेन है कम्युनिकेशन के अलावा, दैट कम्युनिकेशन चाहे अच्छा हो या मीडियम, एटलीस्ट फॉर द केस स्टडीज रीड एवरी केस स्टडी ट्वाइस, so you guys don't miss any particular and important points that should be taken care by you. तो सबसे पहले केस स्टडी पढ़ते हैं। केस स्टडी है क्या? Pawan, Naveen and Sachin have decided to start a business of manufacturing toys. They identify the following main activities which they have to perform. First, providing raw material to their firm. Second, purchasing of machinery, availability of finance, production of toys, identification of markets, and selection of employees. In order to facilitate the work, they thought that 4 managers should be appointed to look after production, finance, marketing, and personnel. A. The first question that I like to state is, identify the function of management involved in the above mentioned para. हम इस पूरे पैरा को, पूरी केस स्टडी को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हमारी लाइन हाईलाइटेड होनी चाहिए, आवर आईज मस्ट बी हाईलाइटेड ऑन दिस स्टेटमेंट. they identified the following main activities which they have to perform. And whenever in any case of
this particular chapter there is something about identification of activities, then you guys should blindly go with the function organization. So answer for the A would be organizing. The function of management that we are talking about here is the organization. The second question is quote the lines from the above para which help you in identifying this function. तो लाइंस की बात करूं, लाइंस में ऑलरेडी यहाँ पे अंडरलाइन कर चुका हूं क्या, identification of following main activities which they have to perform. And when we talk about identification of work, then definitely it comes under organizing. And second जो line है यहाँ पे जो हम underline कर सकते हैं, that is in order to facilitate the work they thought that वो managers should be appointed to look after, यानी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी. ये जो लाइन है ये शो करती है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क. एंड ये आपका लाइन जो है वो शो कर रही है आपका असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज. ठीक है. एंड थर्ड जो सी क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, स्टेट द स्टेप्स फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले ही स्टेप डिस्कस किए हैं. पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, second step departmentalization, third step assigning of the duties, and the very fourth step establishing reporting relationship. ठीक है. इसके बाद देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्टडी. नेक्स्ट स्टडी क्या देती है, क्या कहती है, पढ़ते हैं ओवर थ्रू. रामदास एज 49 इज वर्किंग इन एन एविएशन कंपनी. देखिए एविएशन की मैं बात बता दूं, एविएशन क्या होता है, एविएशन में जितना भी फ्लाइंग रिलेटेड कंपनी होती हैं उनको हम एविएशन कंपनी बोलते हैं. ठीक है. ही इज द सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय इन हिज डिवीजन. ही इज इवन सीनियर टू डिवीजन मैनेजर कानापट्टी. द नेम ऑफ डिवीजन मैनेजर यानी जो हेड है वहाँ पे उसका नाम है कानापट्टी. ठीक है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. Ramdas is considered one of the most committed, capable, and hard-working employee. As a result of his ability and seniority, he generally received the work assignment of his choice. यानी कि उसकी सीनियोरिटी की वजह से कोई सिस्टम नहीं है, जस्ट उसे अपनी चॉइस के असाइनमेंट जो है वो मिल जाते हैं. वर्क डिवीजन नहीं है प्रॉपर. Although there was no formal designation of various special projects assigned to Ramdas, he handled them as a matter of routine. यानी कि इसको जो भी प्रोजेक्ट मिल जाते हैं वो सारे प्रोजेक्ट को सॉर्ट आउट कर देता है. कोई भी ऐसा भी क्राइटेरिया बनाया नहीं गया रामदास के प्रोजेक्ट्स के लिए, बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. A problem developed when an able and intelligent person, Nagarjuna, aged 33, was appointed by Kanapatti. Nagarjuna's previous 3 years experience in the closely related work made it possible for him to catch on the routine work. यानी उसको उस एरिया में एक्सपीरियंस था, 3 साल का एक्सपीरियंस था, उसने बहुत जल्दी से वर्क के साथ कैचअप कर लिया. His new job more rapidly than was customary for a new employee. On several occasions, Kanapatti noticed the tension developing between the two employees. देखिए रामदास सीनियर एम्प्लॉय था, ठीक है, एंड नागर जो नया आया था, तो उसके और जो वर्क असाइनमेंट था वो फिक्स नहीं था, यानी असाइनमेंट और ड्यूटीज थी फिक्स नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी भी प्रॉब्लम होने लगी. ठीक है. टेंशन डेवलप बिटवीन द टू एम्प्लॉयज. हाउएवर ही डिडंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड इन देयर पर्सनल इशू as long as the work was completed effectively and efficiently by both of them. One day there were being the allocation of the job and related duties. One day the tension between Ramdas and Nagarjun reached the boiling point, and Ramdas complained to Kanapatti that his duties were being largely taken over by Nagarjun. रामदास कानापट्टी के पास ये प्रॉब्लम लेके पहुंचा कि उसकी बहुत सारी ड्यूटीज में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में नागार्जुन इंटरफियर कर रहा है, बिकॉज उसकी तरफ से कहीं भी असाइनमेंट जैसा कुछ भी नहीं दिया गया है किसी भी उन दोनों में से किसी को भी. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, Kanapatti issued the order stating the clear allocation of the job and related duties between two. उसके बाद कानापट्टी ने एक ऑर्डर इशू किया जिसके तहत क्या हुआ
कि उनका अलोकेशन हो गया, जो वर्क अलोकेशन हो गया यानी क्या क्या वर्क किसको असाइन किया जाएगा, ये चीज वहां पे क्लियर हो गई, ठीक है। He further clarified the working relationship between them by specifying who has to report to whom, ठीक है, यानी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी गई। दिस हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द वर्कलोड, एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड रिमूविंग एम्बिग्विटी, यानी जो प्रॉब्लम आ रही थी उस प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो गई। अब ये केस किस बारे में है, ये केस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है, किस तरह से ड्यूटी सही तरह से असाइन नहीं होने की वजह से नागार्जुन एंड रामदास के बीच में एक फर्म के अंदर प्रॉब्लम जो है वो रेज हुई। क्वेश्चन किस तरीके के बन सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये इजीली 5 to 6 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में 5 to 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं देखता हूँ, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द स्टैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस विच हैज बीन violated या which were not taken care by कानापट्टी, so this led to this problem। यानी वो स्टेप बताओ जो कानापट्टी से मिस्टेक हुई या जो पॉइंट फॉलो नहीं किया गया मैनेजमेंट के, जिस फंक्शन का ऑर्गेनाइजिंग का जो स्टेप फॉलो नहीं हुआ। अब जो स्टेप फॉलो नहीं हुआ उसके लिए मैं आपको लाइन बता दूं, लाइन कौन सी है, यहाँ पे लाइन है कि कानापट्टी इशूड द ऑर्डर stating the clear allocation of the job and related duties between two। पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी असाइनिंग ऑफ द ड्यूटीज, तो यहाँ पे जो वायलेशन हुआ किस स्टेप का हुआ, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। क्योंकि जब भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी फर्म को या किसी वर्क को, तो वहां पे एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा काम किसे करना है। बिकॉज आपको याद हो कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, यूनिटी ऑफ कमांड डिस्टर्ब हो जाएगा। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आप किस एम्प्लॉय को कितनी अथॉरिटी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। आपको सही एम्प्लॉय को सही अथॉरिटी देनी पड़ेगी, आपको वर्क असाइनिंग सही करनी पड़ेगी इफ यू आर थिंकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजिंग अ फर्म। And Kanaputty did the same, and that's why Kanaputty managed to solve the quarrel between the Ramdas and Nagarjuna. So that was a very wise step taken by Kanaputty, and yes, we support his decision. Second question, let's see. State the 2 steps of organizing process which have been taken by Kanaputty to respond to the complaint of Ramdas। यानी कि रामदास की ने जो कंप्लेंट की थी, व्हाट कानापट्टी डिड फॉर दैट, एंड 2 स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कानापट्टी ने फॉलो किए आफ्टर द कंप्लेंट ऑफ रामदास। सबसे पहला असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, उसने प्रॉपर ड्यूटी असाइन कर दी, इस लाइन से निकल के आ गया। एंड उसके बाद ही फर्दर क्लैरिफाइड द वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन देम बाय स्पेसिफाइंग हु वाज टू रिपोर्ट टू हूम, यानी कि एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सेकंड, पहला तो आपका ये हो जाएगा इसका आंसर सेकंड का, एस्टेब्लिश असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। सेकंड जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपका एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए जो कानापट्टी ने फॉलो किए, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, 2 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही फिनिश करते हैं। इफ यू गाइज हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक एंड एनी ऑफ द केस स्टडीज, एनी सिंगल वर्ड, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, and I'm definitely available for you on call, on WhatsApp, whenever you need me. So thank you students, have a very wonderful day in this time of corona. Stay home, stay safe.